पार्ट 1। सोनू को सजा। बहुचर्चित तारा हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए लखनऊ हाईकोर्ट के जज ओंकार ठाकुर ने अपना फैसला सुनाया। सारे सबूत बयानों को सुनने के बाद कोर्ट का यह फैसला है कि तारा के संग रेप करने के बाद उसकी हत्या कामी, लोभी, छगन और सोनू ने ही की है। लिहाजा कोर्ट कामी, लोभी और छगन को मौत की सजा सुनाती है। और चूंकि सोनू की उम्र वारदात के समय सिर्फ 16 साल थी और वो अभी नाबालिग है, इसलिए अदालत उसे सुधार गृह भेजने का हुक्म देती है। और यह फैसला लिखकर जज ने अपनी कलम तोड़ दी। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद सोनू के लबों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अचानक पूरे कोर्ट में दहशत का माहौल छा गया। बिजली गुम हो गई, कमरे में घुप अंधेरा हो गया। आकाश में भी घने काले बादल छा गए, घनघोर बारिश शुरू हो गई। वातावरण अत्यंत डरावना हो गया। उल्लुओं के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अदालत की कुर्सियां और मेजें हिलने लगी और जज साहब का शरीर हवा में लटक गया। फिर अदालत के रोशनदान से एक भयानक डायन भूतनी का अंदर प्रवेश हुआ, जिसे देखकर अदालत में उपस्थित वकील और तमाम लोग भयभीत हो गए। उनके हाथ पांव डर से कांपने लगे। फिर देखते ही देखते उस डायन ने सोनू के जिस्म में अपने बड़े बड़े नाखून धंसा दिए। उसकी भयंकर चीख वातावरण में गूंजी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी का भी साहस ना हुआ कि वो उसको बचा पाता। और तभी उस डायन ने अपने पैने नाखूनों से सोनू का सीना चीर दिया और उसकी गर्दन में अपने दांत बढ़ाकर उसका सारा खून पी गया। उसका दिल और जिगर निकालकर वो कच्चा चबा गई और बोली, बहुत टेस्टी है। फिर सोनू के निर्जीव शरीर को छोड़कर वो डायन भूतनी कोर्ट के उसी रोशनदान से वापस चली गई। कहां गई किसी को कुछ पता न लगा। मौसम साफ हो गया, बादल छंट गए, सूरज चमकने लगा, बारिश बंद हो गई। जज साहब अपनी कुर्सी पर आ गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन सोनू की लाश जज साहब के सामने थी, जो अत्यंत डरावनी दिख रही थी। सोनू का खून जज साहब की आंखों के सामने हुआ था। एक डायन भूतनी उनके सामने सोनू का सारा रक्त निचोड़कर पी गई थी और उसके दिल और जिगर को खा गई थी। लेकिन उनकी कलम खामोश थी, उनकी जुबान खामोश थी। न्याय की धज्जियां उड़ गई थी। सोनू की हत्यारिन डायन उनके सामने, वकीलों के सामने, पुलिस वालों के सामने अत्यंत बेरहमी से सोनू की हत्या कर गायब हो चुकी थी। उसको कौन पकड़ता और कैसे पकड़ता? और क्या उस हत्यारी डायन भूतनी को कानून सजा दे सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था, न पुलिस, न वकील के पास और न जज के पास। और कोर्ट के इतिहास में इससे पहले इस तरह की घटना कभी ना हुई थी। इतनी भयानक तरीके से सोनू को मारा जाना, उसका दिल जिगर निकालकर कच्चा खा जाना, उसके जिस्म का सारा लहू पी जाना। जिसने भी इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई, उसकी आंखें पथरा गई, उसकी बुद्धि जड़ हो गई। दूसरे दिन सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अखबारों में यह खबर सुर्खियों में छपी। और जिसने भी इस खबर को पढ़ा वो हैरान रह गया। कुछ लोगों ने इसे अफवाह माना, कुछ ने इसे खुदा का कहर माना और कुछ लोगों ने इसे भारतीय न्याय के विरुद्ध ईश्वर का फैसला माना। यह केस एक 16 साल की एक मासूम लड़की तारा का था, जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसके संग रेप भी किया गया था। उसे तड़पाया गया था, उसके जिस्म को बेरहमी से काटा गया था, उसके जिस्म से उसका मांस नोच लिया गया था और इस बीभत्स भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था 4 खूंखार रईसजादों ने, आज से 1 साल पहले, जिनमें से 3 को जज ने फांसी की सजा सुनाई और चौथे आरोपी सोनू को नाबालिग होने के कारण मजबूरन सुधार गृह में भेजने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इसी कारण फांसी की सजा से वो बच गया और नियमतः 1 साल बाद सुधार गृह से भी उसने छूट जाना था। लेकिन इन चारों रईसजादों की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इनके वकील अंबुज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अंबुज का तर्क था कि इस केस का सबसे कमजोर पॉइंट यह है कि मौका वारदात पर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था और अदालत ने अपना फैसला जिन गवाहों के आधार पर दिया है वो झूठे हैं और उन्हें पैसों से खरीदा गया है। अंबुज ने यह भी कहा कि जिस डायन भूत ने भरी अदालत में सोनू की हत्या की, यह किसी काले जादूगर की नजरबंदी का खेल भी हो सकता है, जिसने बड़ी चालाकी से अपने जादुई प्रभाव से कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और सोनू की हत्या करके फरार हो गया।
इस तरह के जादुई करिश्मे अक्सर जादू के खेल में दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंबुज के स्तर को स्वीकार कर लिया कि यह वारदात किसी जादूगर की भी हो सकती है जो काला जादू करने में माहिर हो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र की विद्या का इतिहास बहुत पुराना है। आज भी बहुत से देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, और कभी कभी तो इंसानों की बलि चढ़ाने की घटनाएं भी सुनने को मिलती है। यद्यपि कोर्ट इस तरह की घटनाओं को नहीं मानती, लेकिन इन घटनाओं को इग्नोर भी नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह की वारदातों में सच्चाई की तह तक जाना बहुत जरूरी है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मासूम तारा के संग इन आरोपियों ने रेप करने के बाद जब उसकी हत्या की थी तो बहुत बड़े पैमाने पर बवाल हुआ था। तोड़फोड़ हुई थी, कई बसों को जला दिया गया था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पुलिस को कई बार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई शहरों में तो रेलें भी रोकी गई थी। और तब बड़े पैमाने पर जनाक्रोश को देखते हुए और उनकी मांग पर सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। तारा हत्याकांड का पहला आरोपी कामी सरपंच करामाती का पुत्र था। उम्र सिर्फ 22 साल। रेप के 5 इल्जाम पहले भी उस पर लग चुके थे और इन 5 केस में वो बाइज्जत बरी हो चुका था। ठेकेदारी और ब्याज पर रकम देना उसका मुख्य धंधा था। दूसरे आरोपी लोभी की उम्र 23 साल थी। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, वो बहुत लालची किस्म का गुंडा था। काम धंधा कुछ नहीं, बाप के पैसों से ऐश करना और दादागिरी से बड़े बड़े दुकानदारों, उद्योगपतियों से रंगदारी वसूल करना, यही उसका पेशा था। तीसरा आरोपी छगन विधायक काले का बेटा था। बोलेरो गाड़ी से चलता था। अपनी हरकत दिखाने के लिए 2-4 गनर को भी अपने साथ रखता था। उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाप के पास करोड़ों की दौलत थी और वो यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का दबंग नेता भी था। लोगों में उसका दबदबा इतना था कि 10-20 लोगों के सामने भी वो किसी का कत्ल कर देता, तब भी उसके विरुद्ध गवाही देने वाला कोई न मिलता, क्योंकि जान है तो जहान है। ये बात उसने अपने सभी जानने वालों के दिमाग में भर दी थी और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खुली धमकी थी कि अगर किसी ने भी उसके विरुद्ध कोई गवाही देनी चाहिए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और चौथा आरोपी सुन, जिसकी भरी अदालत में बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो छगन का छोटा भाई था। ये 4 के चारों बड़े बाप के बिगड़ैल औलाद थे। इन सभी पर रेप, धोखाधड़ी, दादागिरी, रंगदारी, पैसा वसूली और हत्याओं के कई केसेस दर्ज थे और पुलिस हमेशा इनके साथ नरमी से पेश आती थी, ऐसा जांच में सामने आया। सीबीआई अधिकारी आप्टे ने उनके स्कूलों में जाकर भी उनके कारनामों की जांच की और मालूम हुआ कि इनके गुंडागर्दी से टीचर भी डरते थे। एक बार तो उन्होंने अपने गुरुजनों पर हाथ भी उठा लिया और परीक्षा में पास न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। स्कूल की लेडी टीचर और युवा लड़कियां भी इनके गंदे कारनामों से हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत न थी। पार्ट 2 सीबीआई जांच। तारा नाम की जिस लड़की के साथ कामी, लोभी, छगन और सोनू ने रेप किया था, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और वो लखनऊ के एक प्रसिद्ध स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ती थी। उसके माँ बाप का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका था और वो अपनी दादी के साथ अकेली रहती थी। तारा बहुत सीधी सादी लड़की थी और किसी की मदद करने में हमेशा वो आगे रहती थी। जिस दिन उसके साथ यह हादसा हुआ था, उस दिन वो अपने घर से तैयार होकर स्कूल जाने को निकली ही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और कार में बैठे एक व्यक्ति ने चौक जाने का उससे रास्ता पूछा और जब वो उन्हें रास्ता बताने लगी तभी अचानक उसे कार में अंदर खींच लिया गया। उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई। कार में ड्राइवर को लेकर उस समय कुल 4 लोग थे। कार की ड्राइविंग सीट पर कामी था। वो कार को हाईवे पर ले गया और हाईवे पर ही कार के अंदर इन चारों ने उसके संग मुंह काला किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या करके लाश को कार से नीचे गिरा दिया और फरार हो गए। सीबीआई इंस्पेक्टर आप्टे ने अपने तरीके से तहकीकात शुरू की। उनकी पहली तरकीब यह थी कि उनका दोस्त बनकर उनको इस केस से बाइज्जत बरी होने का तरीका समझाना, क्योंकि यह उसका अनुभव था कि अधिकतर रेपिस्ट रेप करने के बाद घबराए होते हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया उस पर उन्हें अफसोस भी होता है। मतलब मानसिक रूप से तो वो अपने अपराध को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं, लेकिन पुलिस के आगे अपना मुंह नहीं खोलते। और चूंकि इस तरह के केसेस में सजा के साथ साथ बदनामी भी बहुत होती है, इसलिए अगर कहीं से भी अपने बचाव का कोई रास्ता इनको मिले तो बहुत आसानी से उस रास्ते को अपना लेते हैं। इन चारों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए इंस्पेक्टर आप्टे ने अपनी पहली तरकीब का जाल इन पर फेंका।
अलग अलग दिन से मिलकर इनको अपना दोस्त बनाया और इस केस से बरी होने का लालच देकर एक एक कर उन चारों को अपने जाल में फंसा लिया। सबसे पहले उसने कामी से पूछताछ की। जिस समय तारा का किडनैप हुआ उस समय ड्राइविंग सीट पर कामी ही था। इंस्पेक्टर आप्टे ने कामी से कहा, तुझे कानून के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? कामी, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं और कानून की धाराओं के बारे में मुझे कोई जानकारी है। मैं अदालत में वही बोलता हूं जो मेरा वकील मुझसे कहता है। आप्टे, अब तक तेरे वकील ने क्या किया तेरे साथ और कब तक अपने वकील को मोटी रकम देता रहेगा? क्योंकि इस तरह के केस अक्सर 10-10 साल तक चलते रहते हैं और ये वकील लोग अपने मुवक्किल को गुमराह करके उन्हें लूटते रहते हैं। अगर वो चाहे तो 1-2 महीने में ही केस को निपटा दे, लेकिन ये पैसों के लालच में केस को लंबा खिंचवाते हैं जिससे सालों साल इनको पैसा मिलता रहे और इनका धंधा चलता रहे। और रेप और मर्डर का केस तो ऐसा है कि इससे बचने के लिए तो इंसान का घर मकान सब बिक जाता है और ऐसे लोगों का कोई साथ भी नहीं देता, क्योंकि इससे समाज में उनकी बदनामी होती है और लोग उन्हें भी शक की निगाहों से देखने लगते हैं। और दूसरों की क्या कहें, अपने घर वाले ही साथ नहीं देते उनका बदनामी के डर से, अपने घर की मान मर्यादा के डर से। लेकिन कानून की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसका फायदा गुनहगारों को मिलता है और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। अगर तू सरकारी गवाह बनके सब कुछ सच सच बता देता है और बाकी के तीनों गुनहगारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में सरकार की मदद करता है तो सरकार ये मानती है कि तू सुधर रहा है और तू क्राइम को खत्म करना चाहता है, और क्राइम को खत्म करने में सहयोग देने वाला सरकार की निगाह में उसका हितैषी माना जाता है और सरकार पुरस्कार के साथ उसको बाइज्जत बरी कर देती है। इसलिए अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो सारी सच्चाई सही सही बता दे, क्योंकि इसी में तेरी भलाई है। और अगर तू सच सच बता देता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तेरे ऊपर हत्या का जो दाग लगा है ना, वो दाग भी हमेशा के लिए मिट जाएगा और फिर इस समाज में एक साफ सुथरी जिंदगी तू जी सकेगा। बस शर्त इतनी सी है कि आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेगा तू, क्योंकि अगर दूसरी बार इस तरह की घटना को तूने अंजाम दिया तब तो भाई मैं भी तुझको नहीं बचा पाऊंगा। ऐसे देखने में मुझको तो बहुत सीधा साधा लगता है और मुझे पक्का भरोसा है कि तू गलती से अपने दोस्तों के चक्कर में फंस गया। तू ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस लड़की के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन उनके साथ होने के कारण तुझसे ये गलती हो गई। और मैं इस बात को कोर्ट में सिद्ध भी कर दूंगा कि तूने लड़की का रेप करने से मना कर दिया था, लेकिन उन तीनों ने बंदूक की नोक पर तुझसे ये गलत काम करवाया जिससे तू भी अपराधी बन जाए और उनके खिलाफ कुछ ना बोल सके। इस तरह आप्टे ने बहुत ही सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक तरीके से कामी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उन्हें कामयाबी भी मिली। कामी इंस्पेक्टर आप्टे से पूछा, लेकिन सर, अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं और सरकारी गवाह बन जाऊं तो अगर वो तीनों जैसे छूटेंगे या जमानत पर रिहा होंगे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर आप्टे ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये रेप और हत्या का केस है। जब तू उनके विरुद्ध गवाही दे देगा और सब कुछ सच सच बता देगा तो उन तीनों का जिंदा रह पाना वैसे ही मुश्किल है और उनकी जमानत किसी भी कीमत पर नहीं होनी, तो तुझे खतरा किस बात का? और दूसरी बात यह है कि चिंता सिर्फ उनकी की जाती है जो जेल के बाहर है, जो अपने घर परिवार में है, जो अपने दोस्त और रिश्तेदार हैं। कामी, फिर भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि सब कुछ सच सच बताकर मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आखिरकार वो मेरे दोस्त हैं। इंस्पेक्टर आप्टे ने उसे समझाया, तो चिंता मत कर, क्योंकि जब तू सरकारी गवाह बनेगा और मेरे को सब कुछ सच सच बता देगा तब इन तीनों से सामना सिर्फ कोर्ट में होगा तेरा। इसलिए ज्यादा इनके बारे में मत सोच, सिर्फ अपने बारे में सोच, वरना फांसी के फंदे से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तू इनको सजा दिलवाने में मदद करेगा तो तुझे अपने किए का प्रायश्चित करने का मौका भी मिल जाएगा और तब ऊपर वाले के दरबार में भी तुझको माफी मिल सकती है, क्योंकि गुनहगारों को सजा दिलवाना भी बहुत सवाब का काम होता है। इंस्पेक्टर आप्टे ने जिस तरह कामी को अपनी बातों में उलझाया उसे उनकी बात को मान लेने में ही अपना भला दिखा और अंततः कामी ने सारी सच्चाई उगल दी, इस उम्मीद से कि वो छूट जाएगा। लेकिन सीबीआई अधिकारी आप्टे की यह चाल थी और अपनी इस चाल में वो पूरी तरह से कामयाब रहा। कामी के बयान की उसने पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी और अब वो चाहकर भी अपने बयान से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि धनुष्य जब एक बार फिर बाहर को निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। कामी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद यही दाव उसने अन्य तीनों के साथ भी खेला और उन्हें भी कोर्ट से बाइज्जत रिहा करवाने का लालच दिया।
वो तीनों भी आपके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए और अपनी रिहाई की उम्मीद में उन्होंने भी सारी सच्चाई उगल दी। इंस्पेक्टर आप्टे ने इन तीनों के बयान भी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए और सबूत के तौर पर इस वीडियो को अदालत में पेश कर दिया। यह वीडियो इतना पक्का सबूत था उनके खिलाफ कि अब उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अन्य पुख्ता सबूतों के आधार पर जज ने उन चारों के खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन सोनू की कम उम्र होने के कारण जज उसको फांसी की सजा नहीं सुना सकता था और उसे जेल भी नहीं भेज सकता था। इसलिए जज ने सरकारी नियम और कानून के तहत उसे सुधार गृह भेजने का हुक्म दिया। लेकिन शायद जज द्वारा दिया गया यह फैसला उस डायन भूतनी को मंजूर न था और इसीलिए भरी अदालत में उसने सोनू को बेरहमी से मार दिया। उसका खून पी गई और उसका दिल और जिगर कच्चा चबाकर खा गई। पार्ट 3, दादी से भेंट। रात के 2 बजे थे। तारा की दादी अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और अपनी पोती को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि ईश्वर का भी कैसा विधान है कि जिसको अभी तक बहुत उम्र जीना चाहिए उसको ऊपर उठा लेता है और जिसकी आयु पूरी हो गई हो उसको और लंबी आयु दे देता है। मेरे जवान पुत्र और बहू की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। ऊपर वाले ने उनकी आयु पूरी होने से पहले ही उन्हें उठा दिया, जबकि कार का ड्राइवर ओल्ड एज का था और तब भी उसकी जान बच गई। मेरी उम्र आज 70 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। पर ऊपर वाले ने मेरे बेटे बहू की जान लेने के बाद मेरी पोती की भी जान ले ली। अरे वो तो बेचारी सिर्फ 16 साल की थी, अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके ख्वाब भी कितने अच्छे थे, कितनी खुश मिजाज थी वो। कभी किसी का बुरा नहीं किया उसने, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमेशा सबकी मदद की, सबसे प्यार किया। उसका सपना डॉक्टर बनने का था और डॉक्टर बनकर अपने गांव में अस्पताल खोलकर गरीबों की सेवा करने का सोचा था उसने। लेकिन ऊपर वाले ने इस मासूम बच्चे को अपने पास बुला लिया। उसकी आकांक्षाएं अधूरी रह गई, उसके सपने अधूरे रह गए। अगर ऊपर वाले ने जान ही लेनी थी तो उसे मेरी लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो अपनी उम्र पूरी कर ली है। अब क्या रह गया है मेरे लिए इस दुनिया में? भगवान बच्चों को खुश रखे, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करे, उनके सपनों को पूरा करे। मैं तो हमेशा से यही सोचती आई हूं, लेकिन ना मालूम क्यों ऊपर वाला उनको ही दुख देता है जो भले हैं, अच्छे हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही ख्यालों में दादी खोई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे कि तभी एक भयानक गर्जना के साथ डायन भूतनी उनके सामने आ गई। दादी ने जब उस डायन को देखा तो पूरी तरह डर गई वो, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से निकला, तारा तू? डायन बोली, हाँ दादी, मैं तारा हूं, तारा की आत्मा हूं और मैं भूतनी बन गई हूं। दादी, जिन रईसजादों ने मेरे साथ गलत हरकत की है मैं उन्हें बहुत बुरी मौत दूंगी। और दादी, तुमने टीवी में न्यूज़ देखी कि नहीं? नहीं बेटा, अब पूरी तरह से टूट गई हूं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। अब तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है और उसके पास जाने की तैयारी करनी है। इस संसार में क्या रखा है मेरे लिए? न बेटा, न बहू, न मेरी पोती। अब जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं? काश भगवान मुझको भी मौत दे देता तो इस दर्द भरी जिंदगी से मुझको भी छुटकारा मिल जाता। ना ना दादी, ऐसा ना कहो। मैं भले ही इस दुनिया में अब नहीं हूं, फिर भी तुमको देखकर मैं खुश हो लेती हूं और मेरा दर्द कुछ कम हो जाता है। दादी, बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ जिंदा इंसान को ही नहीं मिलता, बल्कि उनका आशीर्वाद उन्हें भी मिलता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। मगर बेटा, घर में कोई तो हंसने बोलने वाला, अच्छी अच्छी बातें करने वाला, त्योहारों पर मिठाई और खिलौनों के लिए जिद करने वाला और घर में उधम चौकड़ी मचाने वाला कोई तो होना चाहिए ना बेटा? हाँ दादी, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन दादी, जिसने तुम्हारे दामन में इतने दुख दिए हैं और जिन्होंने मेरे संग बलात्कार कर मेरी हत्या की है, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और दादी,
मेरे संग जिन 4 रईसजादों ने रेप किया, उनमें से एक सोनू को मैंने मार दिया है। बड़ी अदालत में मैंने उसका सीना चीर दिया, उसके दिल जिगर को बाहर निकाल लिया और उसे कच्चा चबा गई। दादी, ये सोनू सिर्फ 16 साल का था, जिसने मेरे को बहुत बुरी तरह से नोचा था, और हमारी अदालत उसको सुधार गृह में भेज रही थी। वहां से भी वो 1 साल में छूट जाता और तब किसी और लड़की के साथ गलत काम करता। इसलिए मैंने अदालत की सजा को न मानते हुए खुद उसे मौत की सजा दी है। और दादी, मैं 1 साल से इंतजार कर रही थी इन चारों को फांसी पर लटकता देखने के लिए, और इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद जब हाईकोर्ट ने उनमें से 3 को फांसी की सजा सुनाई और 1 को सुधार गृह में भेजने की बात की, तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, और इसीलिए मैंने सोनू की जान ली। लेकिन दादी, मैं उन 3 को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया है। दादी, उन 3 का अपराध अक्षम्य है। उन्होंने जघन्य अपराध किया है। अगर इन 3 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाया होता तो कुछ दिनों के बाद ही मैं इनको फांसी पर लटकते देख सकती थी। लेकिन अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। हाई कोर्ट में तो उनके विरुद्ध फैसला आने में 1 साल लग गया, किंतु सुप्रीम कोर्ट में केस चलने पर आगामी 10 सालों तक भी कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अब इन 3 को भी मैं ही सजा दूंगी, और इतनी भयानक सजा दूंगी कि कोई भी अपराधी किसी लड़की के साथ गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। दादी, इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी माफी नहीं है, किंतु गुनहगार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों के दम पर, अपने रुतबे के दम पर, अपनी ताकत के दम पर। इसलिए जब तक इन 3 को भी मैं मार नहीं दूंगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर तारा की डायन आत्मा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। दादी ने कहा, बेटी, तुझे जिस तरह तड़पा तड़पा कर मारा है उन लोगों ने, तो उससे भी बेरहमी से उन्हें कत्ल करना, क्योंकि वकील, अदालत और जज इन सबको मालूम है कि ये चारों गुनहगार हैं, फिर भी इन्हें बचाने की कोशिश करने वाले लोग महापापी हैं, और ऐसे पापी हत्यारों की पैरवी करने वाला वकील भी दोषी है, क्योंकि जो इतने निर्दयी गुनहगारों को बचाने की वकालत करे वो तो उनसे भी बड़ा अपराधी है। हाँ दादी, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार नहीं करूंगी। मैं उसके पहले ही इन 3 को भी खत्म कर दूंगी, और तभी मुझे अपने इस डायन भूतनी के स्वरूप से मुक्ति मिलेगी। और यह कहकर तारा की डायन आत्मा ओझल हो गई। पार्ट 4, कामी की हत्या। तारा का केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कामी, लोभी और छगन को लखनऊ से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर हो गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच इन 3 को पुलिस वैन में जब दिल्ली ले जा रहे थे, तब एक बार पुनः मौसम खराब हो गया। आंधी आ गई, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बादल बरसने लगे, और इसी बीच सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिर गया और पुलिस वैन के आगे जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। पुलिस वैन के ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तभी अचानक टूटे हुए पेड़ के पीछे से डायन भूतनी प्रकट हुई और पुलिस वैन की तरफ आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर ने पलक झपकते वैन को बैक किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वैन की जाली में से डायन अंदर घुस गई और उसने कामी के जिस्म में अपने नाखूनों को गड़ाकर उसके पेट को फाड़ डाला और उसकी छाती में से उसका दिल और जिगर निकालकर खा गई। इस दहशत भरे खौफनाक दृश्य को देखकर वैन के ड्राइवर और पुलिस वालों की घिग्गी बन गई। डायन ने कामी का जिगर खाने के बाद उसकी गर्दन में अपने दांत कड़ाकर उसका सारा खून भी पी लिया और कामी के निर्जीव शरीर को छोड़कर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उस गिरे हुए पेड़ की तरफ बढ़ गई।
उसे उठाकर खड़ा किया और वहां से ओझल हो गई। जब डायन कामी का खून पीकर वापस जा रही थी तो सिपाही ड्राइवर ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से उस डायन की वापस जाते हुए वीडियो बना ली। मगर आश्चर्य, मोबाइल में उस डायन की फोटो तो नहीं आई, लेकिन उस गिरे पेड़ के अपने आप खड़ा हो जाने की फोटो आ गई। इस अप्रत्याशित घटना के तुरंत बाद वायरलेस से पूरे पुलिस विभाग में यह खबर आग की तरह फैल गई और सिपाही ड्राइवर ने जो वीडियो बनाया था उसे फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर डाल दिया गया। देखते ही देखते उस वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए, क्योंकि एक विशाल गिरे हुए वृक्ष का अपने आप खड़ा हो जाना एक विचित्र अजूबा था। उस विशाल वृक्ष को खड़ा करने के लिए वीडियो में कोई भी मशीन नहीं दिख रही थी, इसलिए वीडियो में इस दृश्य को देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इतना विशाल वृक्ष अपने आप कैसे खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस सच को स्वीकार करना असंभव था कि इस विशाल वृक्ष को किसी डायन भूतनी ने अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया है, जिसकी तस्वीर भी वीडियो में नहीं आई। लखनऊ की हाईकोर्ट अदालत में सोनू की हत्या का केस वकीलों, पुलिस और जनता में अजूबा बना हुआ था और इस केस के संदर्भ में जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। यह खबर जितने भी अखबारों में छपी, हर अखबार के संपादकों ने अलग अलग तरीकों से अपनी राय व्यक्त की थी। अधिकांश संपादकों का यही मानना था कि यह काम किसी जादूगरनी का है, जिसने भरी अदालत में सबको हिप्नोटाइज कर दिया और सोनू को मारकर चली गई। लेकिन अभी इस हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि तभी ठीक उसी अंदाज में कामी की हत्या ने पूरे देश की पुलिस, कानून और संसद तक को हिलाकर रख दिया। पहले सोनू और फिर कामी, इन दोनों हत्याओं के केस में सबसे विचित्र बात यह थी कि कानून डायन और आत्माओं के अस्तित्व को नहीं मानता और इसीलिए सोनू की हत्या यद्यपि जज साहब के सामने हुई थी, लेकिन किसी डायन भूतनी ने सोनू की जान ली। इसका चश्मदीद गवाह होने के बावजूद इस गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए सोनू की हत्या के बाद उसकी गवाही का मामला ठंडा पड़ा हुआ था, क्योंकि जितने भी गवाह वहां पर उपस्थित थे उन सभी ने सोनू की हत्या में डायन भूतनी का ही नाम लिया। लेकिन कोर्ट इस सच को कैसे स्वीकार करता है? किसी डायन ने सोनू को मारा। लेकिन अब यही प्रश्न कामी की हत्या में भी उठना था, क्योंकि सिपाही, ड्राइवर, पुलिस इंस्पेक्टर और तो अन्य सिपाही, इन सभी ने उस डायन भूतनी को कामी का जिगर खाते और उसका खून पीते देखा था। लेकिन इस चश्मदीद गवाही को भी कोर्ट कैसे स्वीकार करता? पुलिस लोभी और छगन को लेकर रास्ते में कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंची और कामी की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। कामी की हत्या की रिपोर्ट, किस तरह उसका खून हुआ, इसका बयान सिपाही ड्राइवर ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने और बाकी के दो सिपाहियों ने जो भी देखा था वही लिखा। ये बात अलग है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उनके रिपोर्ट को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, आप लोगों को पुलिस विभाग में नहीं बल्कि किसी शमशान घाट में कोई नौकरी करनी चाहिए थी, जहां कथित तौर पर भूत प्रेतों का वास होता है। लेकिन जब पुलिस ड्राइवर ने उस विशाल वृक्ष को खड़ा होते हुए वीडियो के संदर्भ में अधिकारियों से प्रश्न पूछा कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं क्या यह मुमकिन है, पर आप विश्वास माने या ना माने, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है इस वृक्ष को उसी डायन भूतनी के द्वारा खड़ा करते हुए, जिस डायन भूतनी ने कामी की हत्या की है। पुलिस के तमाम अधिकारी और मीडिया वाले इस वीडियो को देखकर हतप्रभ जरूर थे, पर इसका कोई जवाब उनके पास न था कि आखिर इतना विशाल वृक्ष अपने आप खड़ा कैसे हो गया। लेकिन अंततः इस बारे में उन्होंने यही कहा, इसकी जांच होगी और उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह जरूर है कि कामी और सोनू की हत्या पर जहां पूरे देश की जनता जश्न मना रही थी, वहीं पुलिस विभाग का होश उड़ा हुआ था, कानून का होश उड़ा हुआ था और उन नेताओं के भी होश उड़े हुए थे जो इन गुंडों का बैकडोर से समर्थन करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में था सरपंच करामाती, जिसके पुत्र कामी का पुलिस के वैन में पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों के सामने ही बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया था। सरपंच करामाती को जिस समय यह खबर मिली कि उसके बेटे कामी की भी उस डायन भूतनी ने हत्या कर दी है, तो वो पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़ा। उसने कहा, ये कैसी बेहुदा बातें पुलिस विभाग कर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों की मौजूदगी में किसी ने कामी की हत्या कर दी और पुलिस बोलती है कि उसकी हत्या एक डायन भूतनी ने की। इससे बढ़कर फुहड़ मजाक भला और क्या हो सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि कामी की हत्या में इन पुलिस वालों का भी हाथ है और यह भी हो सकता है कि इन पुलिस वालों ने कामी की हत्या की हो। उधर छगन के बाप विधायक काले का भी बुरा हाल था।
और उनका भी यही कहना था कि कामी की हत्या पुलिस वालों की ही साजिश है। पुलिस ने ही कामी की हत्या की है, इसीलिए इन पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए और उन पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। और चूंकि कामी की हत्या पुलिस वैन में पुलिस की मौजूदगी में हुई थी, इसलिए वैन में बैठे उन पुलिस वालों पर गाज तो गिरनी ही थी। लिहाजा उन सभी पुलिस वालों के बयान को फर्जी मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पार्ट 5, डायन का खौफ। रात के 2 बजे थे। लोभी और छगन की हालत बहुत खराब थी। दोनों बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जितनी बेदर्दी से उस डायन ने कामी और सोनू की हत्या की थी, उसे देखकर उनकी आंखें बाहर आ गई थी, उनकी सांसें थम गई थी। लेकिन असली डर उन्हें इस बात का नहीं था कि उस डायन ने उन दोनों को कितनी बेदर्दी से मारा था। असली डर उन्हें इस बात का था कि कहीं उन्हें भी डायन का शिकार ना होना पड़े और कहीं उनका भी हाल वही ना हो जो सोनू और कामी का हुआ था। और इसी कारण से उनकी नींद उड़ी हुई थी। रात के करीब 3 बजे छगन ने अपने पापा को फोन किया। पापा मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि कल जिस बेदर्दी से उस डायन ने सोनू को मारा ना पापा, आज उसी बेदर्दी से हमारी आंखों के सामने उसने कामी को भी मार डाला। पापा खबरदार, जो उस डायन का नाम भी लिया तूने, अपने बयान में तुझे यही कहना है कि पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने ही कामी की हत्या की है और तुम दोनों इस हत्या के चश्मदीद गवाह हो। फिर पुलिस वाले तुम दोनों का बयान बदलने के लिए तुम दोनों पर जोर डालेंगे और तुम्हारे साथ रहम से पेश आएंगे, वरना इधर पुलिस वालों को भी डर लगा रहेगा और उधर डायन का भी। ऐसे एक बात सच सच बताओ बेटा, क्या वास्तव में, मतलब सच में सोनू और कामी की हत्या डायन भूतनी ने ही की है? क्या तुमने और लोभी ने उस डायन भूतनी को देखा था हत्या करते हुए? क्या ये पुलिस का नाटक है ये? पापा ये दोनों हत्याएं उस डायन भूतनी नहीं की हैं, हम दोनों इसके चश्मदीद गवाह हैं। पापा वो बहुत भयानक है, वो बहुत विशाल शरीर है उसका, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल है, आंखों से चिंगारियां निकलती रहती है, उसका चेहरा और शरीर बहुत ही भयंकर है। उसे देखकर ही कम कभी झुक जाती है पापा, हृदय की गति तीव्र हो जाती है और सांसें थम जाती हैं। बेटा मैं तो सोच रहा था कि तुझको छुड़ा लूंगा और अपने घर में ही तुझको रखूंगा, जिससे तुझ पर कोई आंच ना आए और लोगों में तेरा दबदबा भी बना रहे। लेकिन अगर ये डायन वाली बात सच है, तब तो जेल में ही रहना तेरा उचित है, क्योंकि जितना सुरक्षित तू जेल में है उतना सुरक्षित यहां नहीं हो सकता। इसलिए फिलहाल तो जेल में रहना तेरी मजबूरी है, और अगर जेल में रहने पर तेरे साथ कुछ भी अनर्थ होता है तो मैं सरकार की ईंट से ईंट बचा दूंगा और सरकार से 5 करोड़ मुआवजे की मांग करूंगा, क्योंकि तो कोई मामूली शख्स नहीं है, तो मेरा बेटा है, विधायक काले का बेटा। पापा आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? मेरी कीमत लगा रहे हो आप? 5 करोड़ रुपए? पापा मैं बिकाऊ नहीं हूं पापा, आप मेरी कीमत मत लगाओ, मुझे बचाने की कोशिश करो ना पापा, मुझे इस जेल से निकालने की कोशिश करो पापा। पापा तो इसे सौदा मत समझ बेटे, क्योंकि इसमें भी राजनीति है। सरकार से जितने ज्यादा मुआवजे की बात होगी उतनी ही तगड़ी सुरक्षा तुझको मिलेगी और उतनी तगड़ी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई 19-20 बात होती है या सिक्योरिटी में कोई भी लापरवाही होती है, और ये तो मैंने तुझसे पहले ही कह दिया है कि इस समय तेरा घर में आकर रहना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही रिस्की है, जबकि पुलिस कस्टडी में तू अपेक्षाकृत ज्यादा सेफ है। ठीक है पापा, लेकिन आप कुछ सोचो पापा, सिर्फ पुलिस वालों के बारे में नहीं बल्कि उस डायन के बारे में भी। किसी ओझा से बात करो, पंडित से बात करो, किसी तांत्रिक से बात करो यार, और इस डायन भूतनी से मुझे मुक्ति दिलवाओ, क्योंकि ये पुलिस कोर्ट कानून तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन ये डायन भूतनी हमारा खून पी जाएगी और जिगर भी खा जाएगी। डायन भूतनी को रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायन भूतनी की कल्पना मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बंदूक छूट जाती है, हाथ से पाँव कांपने लगते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है और आंखें बाहर आ जाती हैं। पापा उस डायन भूतनी से कोई नहीं लड़ सकता, वो बहुत भयानक है। भाई सोनू को जज, वकील, पुलिस और तमाम लोगों की उपस्थिति में देखते देखते बहुत बेरहमी से कच्चा खा गई वो, और इसका खून भी पी गई और कोई कुछ नहीं कर सका। और वही हाल कामी का भी हुआ पापा। पापा इस मामले में देर बिल्कुल मत करना, मैं जानता हूं कि ये काम सिर्फ कोई तांत्रिक या अघोरी कर सकता है, वही उसको अपने बस में कर सकता है और उसे मार भी सकता है,
इसके अलावा उसे कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता, नहीं मार सकता पापा। और पापा, इस काम में जितना पैसा खर्च कर देना, कंजूसी मत करना पापा, बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। छगन ने कहा, तू चिंता ना कर, मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक शिवानंद को अभी फोन करता हूं। उन्होंने बहुत से भूत, पिशाच और डायन को अपने वश में किया है और उनका कोई भी अनुष्ठान आज तक विफल नहीं हुआ। और इस काम में जितना भी पैसा खर्च होगा मैं करूंगा, और अगर वो डायन किसी बच्चे की बलि चाहती है तो उसकी भी व्यवस्था करवा दूंगा। पर तू चिंता मत कर, उस डायन को तांत्रिक के फंदे में आना ही होगा। थैंक्स पापा, छगन ने कहा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद फिर भी उसको ना आई। पार्ट 6, तांत्रिक शिवानंद। तांत्रिक शिवानंद रोज 3 बजे उठते थे और नित्य के क्रियाकर्म करने के बाद ठीक 4 बजे साधना में बैठ जाते थे। उन्होंने कई मंत्र सिद्ध किए हुए थे, शादी, विवाह, भूत प्रेत से मुक्ति, जिनको वश में करना, उनसे मन मुताबिक काम लेना, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति, विघ्न बाधाओं का हरण, दुश्मन को मारने के लिए मारण मंत्र, टोना टोटका आदि कई प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। परीक्षा में पास होने की गारंटी और किसी लड़की को अपने वश में करने का मंत्र भी उनके पास था। तंत्र मंत्र के प्रभाव से किसी भी भूत प्रेत डायन को अपने पास बुलाकर उससे मनचाहा काम ले सकने की विद्या में भी वो निपुण थे। 3:45 तक वो फ्रेश होकर पूजा में बैठने ही वाले थे कि विधायक काले का फोन आ गया। सर, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? फोन की स्क्रीन पर विधायक काले का नाम देखते ही उन्होंने पूछा, आपको अखबारों में छपी खबर और न्यूज चैनलों से ये तो मालूम हो ही गया होगा कि मेरे पुत्र सोनू को एक डायन भूतनी ने मार डाला और अब मेरे दूसरे बेटे की जान भी संकट में है। पुलिस, कानून सब हमारी मुट्ठी में है, लेकिन डायन भूतनी को कैसे हम अपने वश में करें? बस यही बात हमरे समझ में नहीं आ रही। काहे से कि ये तो पारलौकिक विद्या का कौनो खेल है। अब डायन और भूत प्रेत को कौन पकड़ेगा और कहीं से पकड़ेगा? विधायक काले ने कहा, विधायक जी, मुझे सब मालूम है, क्योंकि यही तो अपना पेशा है और मैं अखबार भी रोज पढ़ता हूं और टीवी भी नियमित रूप से देखता हूं, रोज। और भूत प्रेत डायन को वश में करने वाली विद्या भी हमारे पास है। अगर सोनू की हत्या के पीछे कौनो डायन भूत का हाथ है तो हम उस डायन भूत को काबू में कर लेंगे और उसकी इच्छा पूर्ति करके उसको अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर भूत प्रेतनियों की इच्छा पूरी होने पर वो शांत हो जाती है। और अगर उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी इंसान का दिल और जिगर भी खाना है या उसका खून पीना है तो उसकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि इन राक्षसनियों और डायन भूतनियों को बच्चों की बलि बहुत ज्यादा पसंद आती है। बच्चों की व्यवस्था अगर आप खुद ना कर पाए तो मुझको बताइएगा, मैं कर दूंगा। यहाँ बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों को उठा लेना बहुत आसान है, और चूंकि वो गरीब होते हैं इसलिए पुलिस के पास भी जाने से डरते हैं। और अगर पुलिस के पास चले भी जाएं तो पुलिस उनकी कंप्लेंट्स लिखती नहीं या दिखावे के लिए उनकी बात सुन लेती है और नोट कर लेती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। लेकिन इस काम को करवाने में पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, कम से कम 5 लाख रुपए। शिवानंद ने व्यावसायिक अंदाज में उनसे यह बात की। आप पैसों की चिंता ना करो, आपको 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, मगर काम पक्का होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक बेटे को तो ये डायन भूतनी खा ही गई है। लेकिन अब दूसरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हर हाल में आपको बचाना होगा और उस डायन भूतनी को अपने फंदे में फंसाना होगा। विधायक काले ने कहा, ठीक है, आप पैसा भिजवा दीजिए, मैं बलि के लिए बच्चों का प्रबंध करता हूं। और हाँ, पैसों के साथ साथ आप अपने दोनों बेटों की तस्वीर भी हमारे पास भिजवा दीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में उनकी तस्वीर लेकर आता हूं, काले ने कहा। ठीक है, लेकिन इस समय 4 बजने वाले हैं, मुझे अपने मंत्रों का जाप करना है। आप 5 बजे के बाद आइएगा, फिर आपके कार्य सिद्धि हेतु कोई अनुष्ठान करूंगा, शिवानंद ने कहा और फोन रख दिया और भूत प्रेत सिद्धि का मंत्र जाप करने लगे। 1 घंटे बाद विधायक काले 10 लाख रुपए की धनराशि के साथ उनके घर पहुंचा और नोटों का बंडल तथा अपने दोनों पुत्रों की फोटो उनके सामने रखकर बोला, ये मेरे दोनों पुत्रों की फोटो और साथ में ये नोटों की गड्डी, पूरे 10 लाख रुपए। अगर आपने उस डायन भूतनी को अपने वश में कर लिया तो तुम्हें इतने ही रुपए और दूंगा, लेकिन ये काम हर हाल में होना चाहिए।
क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए, किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत में। शिवानंद, इस समय आप शिवानंद के तांत्रिक सुरक्षा घेरे में हैं और इस घेरे में आकर इंसान ही नहीं, भूत प्रेत, डायन, पिशाच सब मेरे गुलाम हो जाते हैं। और शिवानंद के तांत्रिक घेरे में अगर कोई भूल से भी प्रवेश कर जाता है तो बिना मेरी इजाजत के वो इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपनी तंत्र शक्ति की ताकत अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप खुद इस तांत्रिक घेरे से बाहर निकल कर देखिए। काले ने कहा, ठीक है, अभी जाता हूं। और यह कहकर वो उठने को हुए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा मानो धरती से वो चिपक गए। उन्होंने काफी प्रयास किया उठने का, लेकिन उठ नहीं सके। तब उन्होंने शिवानंद की शक्तियों का लोहा मानते हुए ये कहा, आपकी विद्या वास्तव में बहुत ताकत वाली है। उनकी बात सुनकर शिवानंद ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे साथ जरा बाहर चलिए, कुछ और चीजें भी आपको दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। और जब उन्होंने उनसे बाहर चलने को कहा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार बिना किसी कोशिश के वो उठ गए और उन्हें उठने में कोई दिक्कत ना हुई। बाहर आकर शिवानंद ने कहा, ये देखिए, यहां कुछ जीव जंतु और पक्षी मेरे सुरक्षा घेरे में आ गए हैं और अब ये इसी सुरक्षा घेरे में मंडरा रहे हैं। इनके पंख हैं और चाहे तो खुले आसमान में उड़कर जा सकते हैं, लेकिन मेरी बंदिश के चलते इस समय ये सिर्फ अपने पंखों को फड़फड़ा सकते हैं, लेकिन इस तांत्रिक घेरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि मैं इन्हें यहां से जाने की इजाजत ना दूं। और इसी तरह अगर भूल से कोई कुत्ता बिल्ली भी इस घेरे में आ जाए तो वो भी मेरी बिना इजाजत के यहां से बाहर नहीं निकल सकता। इस घेरे में आकर ये सभी मेरे आज्ञाकारी हो जाते हैं। ये कहकर उन्होंने तांत्रिक घेरे के चारों ओर मंडराती हुई एक कुतिया को अपने पास बुलाया और वो खिंची हुई उनके पास चली आई। तांत्रिक शिवानंद ने उस कुतिया के दोनों कान पकड़े और उन्हें हिलाकर बोला, लगता है अपने बच्चों से मिलने के लिए तू परेशान है, जो इस घेरे से बाहर है, और तू किसी गलती से अंदर आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं तुझको इजाजत देता हूं इस घेरे से बाहर निकलने की। काले ने देखा कि जो कुतिया इतनी देर से तांत्रिक घेरे से बाहर निकलने के प्रयास में मंडरा रही थी और निकल नहीं पा रही थी, शिवानंद की आज्ञा मिलते ही वो भी उस घेरे से बाहर निकल गई। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। फिर शिवानंद ने उन पक्षियों को खुले आसमान में उड़ जाने को कहा जो उनके सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और उनकी आज्ञा मिलते ही वो सभी आसमान में उड़ गए। काले ने यह देखकर कहा, कमाल की है आपकी यह विद्या शिवानंद। जिस तरह यह पशु पक्षी जीव जंतु या कोई भी इंसान यहां आने के बाद बिना मेरी इजाजत के बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह भूत पिशाच डायन भी अगर इस घेरे में एक बार आ जाए तो बिना मेरी इजाजत के वो यहां से बाहर नहीं निकल सकते। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है आप पर कि आप उस डायन भूतनी को भी अपने फंदे में जरूर फंसा लेंगे और मेरे बेटे की जिंदगी बचा लेंगे। काले ने कहा, काले साहब, आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं उनमें से एक में भी मुझे असफलता नहीं मिली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस डायन भूतनी का जिक्र किया है उस भूतनी को भी मैं अपने फंदे में जरूर फंसा लूंगा और फिर आपके बेटे को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है शिवानंद भाई, अब तो आप ही का सहारा है, क्योंकि पुलिस और कानून पर से तो भरोसा ही उठ गया। इस समय उनकी कस्टडी में भी मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस भूतनी ने पुलिस कस्टडी में ही अत्यंत क्रूरता से कामी की हत्या कर दी, भरी अदालत में सोनू को मार डाला और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तो सिर्फ आपका ही आसरा है, क्योंकि जब तक वो भूतनी आपके फंदे में नहीं आएगी तब तक वो यूं ही उत्पात मचाती रहेगी और न जाने कितने लोगों की जान लेगी, न जाने कितने लोगों का खून पिएगी। अब ना वो किसी की जान लेगी और ना किसी का खून पिएगी, क्योंकि मैं अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसको इस घेरे में ला दूंगा और उसको अपना गुलाम बना लूंगा। इसलिए अब आप निश्चिंत हो जाएं और डरे बिल्कुल नहीं। स्वामी शिवानंद के इस आश्वासन पर काले को काफी राहत मिली और वो अपने घर आ गया। घर पर आकर सबसे पहले उसने छगन को फोन किया और बताया कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द डायन भूतनी तांत्रिक शिवानंद के फंदे में होगी और शिवानंद का कहना है कि वो उस डायन को अपना गुलाम बना लेगा और तब वो डायन भी वही करेगी जो शिवानंद चाहेगा। थैंक्स पापा, छगन ने कहा, क्योंकि पापा के इस कथन से उसको बड़ी राहत मिली। पार्ट 7, डायन की बर्बरता। तिहाड़ जेल की मजबूत चारदीवारी में लोभी को बंद कर दिया गया था। सोनू और कामी की खौफनाक मौत की दहशत से उसका हाथ पांव और पूरा शरीर
सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि उसके 2 दोस्त बेरहमी से मारे जा चुके थे। तिहाड़ जेल में उसको छगन से अलग कर दिया गया था और इस समय वो बिल्कुल अकेला था। उसके आसपास कोई न था, ना कोई दोस्त, ना कोई मिलने वाला, ना कोई बात करने वाला। यहां तक कि उसका मोबाइल भी उससे छीन लिया गया था। उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। डायन का चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस डायन की लाल लाल आंखें हर समय उसे घूर रही हैं। उसके बड़े बड़े नाखून उसके सीने की तरफ पड़ रहे हैं और अचानक उसके सीने को उसने फाड़ दिया और उसका जिगर निकालकर कच्चा खाने लगी। यद्यपि यह सिर्फ उसकी सोच थी, सिर्फ सोच, लेकिन उसे यह सब हकीकत मालूम पड़ रहा था। और तब अचानक बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और डायन उसके जिगर को चबाते हुए बोली, छोड़ दो। मगर क्यों छोड़ दूं? जब तूने मुझे अपनी बाहों में दबोचा था तो मैं भी तो तेरे आगे गिड़गिड़ाई थी, हाथ जोड़कर विनती की थी तुझसे, छोड़ दे मुझे, प्लीज छोड़ दे। पर क्या तूने मुझे छोड़ा था? याद कर, याद कर क्या कहा था तूने? तूने कहा था कि अगर छोड़ना ही होता तो तुझको पकड़ता ही क्यों? और तू अकेला ही नहीं, बल्कि तेरे 3 साथी भी मुझे नोचते रहे, मेरे जिंदा गोश्त को चबाते रहे, मेरे बदन से रक्त निकाल कर पीते रहे, जब तक मेरी जान नहीं चली गई। और फिर मेरी लाश को बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया। इसलिए जो तूने मेरे साथ किया वही तो मैं भी तेरे साथ कर रही हूं। तो तू इतना घबरा क्यों रहा है और गिड़गिड़ा क्यों रहा है? उस समय तो तुझको बड़ा अच्छा लग रहा था और बड़ा मजा आ रहा था, तो अब तकलीफ क्यों हो रही है तुझे? और ये कहते हुए डायन उसके जिस्म से खून पीने लगी और तब वो पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। लोभी की भयंकर चीखों से जेल की दीवारें दहल उठी। जेलर जालिम सिंह अपने 2-3 सिपाहियों के साथ भागा भागा आया और लोभी को चीखते हुए देखकर बोला, क्या हुआ? क्या हुआ? लोभी ने जेलर और कुछ सिपाहियों को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, वो मेरा खून पी रही है, मेरा जिगर खा रही है, मेरा मांस नोच रही है वो। जेलर ने पागलों की तरह जब उसको यूं चिल्लाते हुए देखा तो डंडे से उसके अच्छे से पिटाई कर दी और बोला, यहाँ डायन तो नहीं है, मगर डायन का बाप जरूर है। साला नाटक करता है और यहाँ से भागने की फिराक में है। ऐसी मोटी जंजीरों में बांधूंगा ना तुझको कि यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर जेलर ने 2 डंडे और लगाए उसे और अपने फिर सिपाहियों से बोला, आज इसको खाना मत देना, भूखा मर देता साले को। आज ऐसी मासूम लड़की के साथ बलात्कार करने की सजा जितनी भी दी जाए कम है। इन जैसे रेपिस्ट और हत्यारों की तो पोटी पोटी नोचकर गिद्दर कौवों को खिला देनी चाहिए। ये कहकर जेलर अपने सिपाहियों के साथ वापस चला गया। लोभी उन्हें जाते हुए देखकर चिल्लाकर बोला, मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे छगन के पास ले चलो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। और ये कहते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपने बालों को नोचने लगा और फिर अचानक अपने सर को जेल की दीवार पे दे मारा और बेहोश हो गया। कोई 1 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस समय वो डायन भूतनी की ही बाहों में था और वो भूतनी उसकी छाती में अपने नाखूनों को धंसाकर उसका मांस नोच रही थी। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने कहा, मार दे मेरे को, पी जा मेरा सारा खून, निकाल ले मेरा दिल और जिगर और खत्म कर दे मुझको। इस तरह से तड़पा क्यों रही है, मेरे एक एक अंग को क्यों नोच रही है, क्यों तड़पा रही है मुझको इतना? क्योंकि मुझको भी आसान मौत नहीं दी थी तुम चारों ने। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था मुझे, बहुत बेरहमी से मेरी बोटी बोटी नोची थी। उसके हाथ की एक उंगली को कच्चा चबाते हुए उसने कहा। लोभी दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दे, मेरी जान ले ले, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी चाहती हूं कि तू इस दर्द को बर्दाश्त न कर,
और यूं ही तड़पता रहे और फिर बेहोश हो जाए, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब बेहोश आने के बाद दोबारा तो होश में आएगा, तब फिर तेरे अंगों को नोच नोच कर खाती रहूंगी। इस तरह जिंदगी और मौत के बीच तो कई घंटों तक तड़पेगा। वैसे तो मैं चाहती हूं कि तू हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं सिर्फ तेरे हाथ पांव को खा जाऊं और बिना हाथ पांव के तू जिंदा रहे, न चल फिर सके, न किसी से बोल सके, और खाना तो तब भी तुझको हमेशा मिलेगा, तब तक जब तक तो इस जेल में रहेगा। क्योंकि हमारी रहम दिल सरकार का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि जेल के बाहर किसी भूखे को रोटी मिले या ना मिले, लेकिन जेल के अंदर हर इंसान को खाना मिलता है भर पेट। और हाँ, तुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती है ना, तो कोई बात नहीं, तू खूबसूरत लड़कियों को भी देखेगा, लेकिन उन्हें देखकर सिर्फ आएं भरेगा, कर कुछ नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरी जान ले ले, मुझे खत्म कर दे, मुझे मार दे, मुझे मार दे। लोभी चीखा। सोचा तो मैंने भी यही था कि तुझे भी मार दूंगी, लेकिन नहीं, अब मेरा इरादा बदल गया है। मैं सोचती हूं कि तुम चारों में से किसी एक को मैं जिंदा छोड़ दूं, जिससे बिना हाथ पांव के तुझको देखकर लोगों को यह सबक मिले कि किसी लड़की से रेप करने का अंजाम कितना भयंकर होता है। और इसीलिए मैं तुझको मारूंगी नहीं, तुझको जिंदा रखूंगी, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तू 100 साल तक जिंदा रहे इसी हाल में तड़पते हुए, ताकि आने वाली पीढ़ियां तेरे इस हाल को देखकर डरे और किसी लड़की का रेप करने की उनकी हिम्मत ना पड़े। और ये कहते हुए उसने उसके दोनों हाथों को चबा डाला। लोभी दर्द से तड़पता रहा और लगातार चीखता रहा, मुझे मार दे, मेरी जान ले ले। लेकिन डायन भूतनी ने उसकी जान नहीं ली, उसके पैरों को भी वो खा गई। पूरे 2 घंटों तक वो बुरी तरह दर्द से तड़पता रहा। तब उस डायन ने उससे कहा, अभी तो तू बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू अपनी ज़बान से किसी के लिए गंदे अल्फाज बोले। तू लड़कियों को देखकर बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था ना, तो इसकी सजा यह है कि मैं तेरी ज़बान ही काट लेती हूं, और जब तेरी ज़बान ही नहीं रहेगी तो गंदी गंदी बातें कैसे बोलेगा तू? नहीं नहीं, इतनी कड़ी सजा मुझे मत दे, मेरी जान ले ले, लेकिन इतनी कड़ी सजा मुझे मत दे। ए राम, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तूने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। अगर अचानक तेरी जुबान से यह राम शब्द ना निकला होता, तो अब तक तेरी यह जुबान कटकर मेरे हाथ में होती। लेकिन अब मैं तेरी जुबान नहीं करूंगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार शायद तूने कोई अच्छा काम किया है। अब तक तू जिंदा है भगवान के ही नाम पर, क्योंकि तेरे पाप तभी खत्म होंगे जब तू हमेशा भगवान का नाम जपता रहेगा। और हो सकता है कि तब एक दिन तुझको मुक्ति मिल जाए। और इतना कहकर डायन भूतनी चली गई। अब लोभी की जुबान से राम शब्द क्या निकला? राम शब्द को उसने मंत्र के रूप में अपना लिया, क्योंकि जितनी तेजी से वो राम राम शब्द का उच्चारण करता, उतना ही उसको दर्द से राहत मिलती और दिल को सुकून मिलता। उधर जालिम सिंह ने काफी देर तक लोभी की कोई आवाज नहीं सुनी, और फिर अचानक उसके बैरक से लगातार राम राम की आवाज जब आने लगी तो उसका मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि यह कैदी सचमुच पागल हो गया है क्या। फिर उसका हाल लेने के लिए अपने 2 सिपाहियों के साथ जब वो उसके बैरक में पहुंचा तो उसको इस बुरे हाल में देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पांव किसी ने पूरी तरह से नोच लिए थे।
उसके लहूलुहान जिस्म को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसके हाथ पांव चला डाले हों। अपने पूरे जीवन में इतना खौफनाक दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर में पट्टियां बांधी, लेकिन इस समय वहां उपस्थित डॉक्टर, नर्स और पूरा स्टाफ यही सोच रहा था कि इस इंसान को जिंदा रखने का अर्थ क्या है, जो न चल फिर सकता है ना कोई काम कर सकता है। और वैसे भी जब हाईकोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई है, फिर इस इंसान को जिंदा रखने का अर्थ क्या है। पार्ट 8, भयभीत छगन। रेपिस्ट का मौत से भी बदतर हाल। दूसरे दिन देश के सभी बड़े अखबारों का यह शीर्षक था। किसने लोभी का यह हाल किया, इसकी तहकीकात जारी है, मगर कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आ रहा। जेलर जालिम सिंह का कहना है, जब वो जेल में आया था तब से ही लगातार चीखता रहा। ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो गया है। एक बार तो मुझे उस पर यह भी शक हुआ कि शायद जेल से भागने के लिए वो कोई नाटक कर रहा है, लेकिन फिर अचानक उसकी चीख आना बंद हो गई। काफी देर तक उसके बैरक से कोई आवाज ना आई और कोई 2 घंटे की शांति के बाद अचानक उसके बैरक से राम राम की आवाज बहुत तेजी से आने लगी। फिर मैं अपने 2 सिपाहियों के साथ जब उसके बैरक में पहुंचा तो उस समय वो बहुत बुरी अवस्था में था। उसके दोनों हाथ पांव किसी ने चबा डाले थे और बहुत ही बेदर्दी से किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। और यह भी हो सकता है कि उसे मारने वाले ने जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया हो, जिंदगी भर तड़पने के लिए, घुट घुट कर मरने के लिए। डायन ने दी लोभी को मौत से भी भयानक सजा। एक अखबार ने इस शीर्षक से खबर छापी और तारा के संग हैवानियत का खेल खेलने वाले 4 बलात्कारियों की पूरी कहानी छापी और अपने संपादकीय में लिखा कि वैसे तो हमारा कानून